14 अप्रैल 1891 हमारी 14वीं संतान पैदा हुई, भीम। अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी। चमकने के लिए जरूरी थी रोशनी, जो जात पात, छुआछूत और गरीबी के घनघोर अंधेरे में कहीं खोई हुई थी। और इसी रोशनी की तलाश में सबसे पहले छूटा माओ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ सातारा पहुंचा, लेकिन जाति के कांटे जैसे पूरे देश में उगे हुए थे, वैसे ही सातारा में थे और पहुंचते ही चुभने लगे। भीम पढ़ न पाए, इसलिए समाज उसके हाथों से किताबें छीनता रहा। शिक्षक कक्षाओं से निकालते रहे। कोशिशें तमाम हुई कि हौसले फटे पन्नों की तरफ बिखर जाए, आत्मविश्वास दम तोड़ दे और सम्मान से जीने की चाहत जलकर राख हो जाए। सातारा में सबसे पहले इस नन्हे सूरज को पहचाना अंबेडकर गुरुजी ने। तभी तो अपनी जाति का नाम देकर भीमराव सकपाल को भीमराव अंबेडकर बना डाला। भीमराव के विचारों ने भी सातारा के लोगों को अपनी सोच बदलने को मजबूर कर दिया। उसे घृणा करने वाले लोग उसे गले लगाने लगे, उसे अपनाने लगे। लेकिन अब तक सिर्फ एक गांव बदला था और इस गांव से बाहर के समाज को, देश को, विश्व को अभी बदलना बाकी था। और भीमराव को जगह बदलनी थी, क्योंकि पिता होने के नाते मेरी एक ही लालसा थी, भीमराव को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना। और इसी लालसा में हम अपना परिवार लेकर बंबई आ गए। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। तू साइंस पढ़ेगा। शक्ल देखी है अपनी। अब एक छोटी जात का व्यक्ति जिस माइक्रोस्कोप में अपनी आंख डालकर देखेगा, उसी माइक्रोस्कोप में मैं भी अपनी आंख डालकर देखूंगा। सच कहते हैं, छोटी जात के व्यक्ति ना हमारी पैर की जूती के बराबर होते हैं। इन्हें हमारे जूते की ही भाषा समझ में आती है। साहेब मेरे भीम, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोशी को हाथ लगाने की? घेर लो इनको। चलो। खबरदार! अगर भीम को किसी ने हाथ भी लगाया तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम लोग। मुट्ठी भर हो तब तो बचा लोगे इसे। हम लोग मुट्ठी भर नहीं है जोशी जी, हम लोग इतने ज्यादा है कि आप हमें गिनने से घबराते हो। कभी गिन के देखना, पता चलेगा हम उतने हैं जितने आप सारे लोगों के सर पे बाल भी नहीं होंगे। घेर लो इनको। रुको! रुको! ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्यों लड़ रहे हो आपस में? कोई बताएगा भी? गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा।
हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। आप कीजिएगा गुरुजी, लेकिन ये कॉलेज है, कोई धर्मनाशक संस्थान नहीं। हमने पहले ही कहा था इस भीम को दाखिला मत दो। अगर लेना भी है तो इसे साइंस मत पढ़ने दो, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। ये उचित नहीं है। ये कॉलेज सभी के लिए है। इसे धर्म जात से मत जोड़िए। क्यों ना जोड़े? ये सिर्फ 2-4 विद्यार्थी है और बाकी सैकड़ों ऊंची जाति के हैं जिनके बल पर हमारा कॉलेज चलता है। अगर इन 2-4 की वजह से बाकी सब लोगों ने कॉलेज आना बंद कर दिया तो कॉलेज टूट जाएगा, देख लेना। मेरे पास जो आएगा मैं सबको पढ़ाएगा। हाँ, लेकिन फिर साइंस ही क्यों? इतिहास और भूगोल क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस ऊंच नीच का कोई वैज्ञानिक आधार भी है या फिर ये सब आप जैसे लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना के रखा है। कितनी ताज्जुब की बात है ना गुरुजी। पहले आपने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ने दिया क्योंकि वो आपकी भाषा है, अगर मैं उसे पढ़ूंगा तो वह अशुद्ध हो जाएगी। और अब आप साइंस भी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। आखिर पुरातन और आधुनिक दोनों से काट कर हमें बीच में क्यों रखना चाहते हैं आप? लेकिन इतिहास और भूगोल विषय नहीं है क्या? है ना। लेकिन इतिहास में हम अपने पूर्वजों की वीरता, उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियों को पढ़ते हैं, गर्व करते हैं और प्रेरित होते हैं। लेकिन मेरे जैसे के लिए आपके इतिहास में क्या रखा है? हम तो आपके इतिहास की किताबों में भी शर्मनाक जीवन जीने वाले लोग हैं। उस इतिहास के हर पन्ने पर हमारी दास्तां, हमारी जानवर की तरह जीवन जीने की कहानियां भरी पड़ी है। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों की जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। तुम अपने मवेशियों को धो, नहलाओ और इन पशुओं के शरीर से जो पानी गिरकर पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वो पानी इनका हो गया। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, तुम्हें क्या गंदगी से बुआएंगे? तुम्हें तो दुर्गंध की आदत हो गई होगी। अब इससे हम गर्व करेंगे या प्रेरित होंगे कि सैकड़ों साल हम आपकी बनाई सामाजिक व्यवस्था में आपके गंदे कफ और थूक से भी बदतर जिंदगी जीने को अभिशप्त है? बताइए। गुरुजी, राजा तो बदलते गए लेकिन हमारा जीवन कभी नहीं बदल पाया। ऐसे इतिहास को पढ़े हम, क्या मिलेगा हमें आपके इतिहास से? और उस भूगोल को पढ़ने से भी क्या मतलब गुरुजी जिसमें हमारी कोई जमीन ही नहीं हो? गुरुजी, सैकड़ों सालों में हमने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया आपकी सेवा में, और बदले में आप लोगों ने हमें जीने और मरने के लिए जमीन का टुकड़ा तक नहीं दिया। और अगर जमीन का टुकड़ा होता तो क्या ये नरोत्तम जोशी मुझे यूं धक्का मारते? गुरुजी, मैं साइंस पढ़ूंगा ताकि मैं सच को ज्यादा अच्छे से समझ सकूं। मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ूंगा ताकि हम गरीबों का आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है इसके बारे में सोच सकूं। और इसके बाद मैं इतिहास, भूगोल और बाकी सामाजिक विज्ञान पढ़ूंगा ताकि मैं जान सकूं कि मनुष्य के शोषण की शुरुआत कब से और कैसे हुई थी और इसे कैसे और कब तक खत्म किया जा सकता है। इसके पहले तुम खत्म हो जाओगे भीमराव, समझे? ऐसे सपने देखना छोड़ दो जोशी जी। आनंद भैया, आप कब आए? जब ये तुम्हें खत्म करने की धमकी दे रहे थे तो इनको बता दूं कि जब तक भीम का भाई आनंद जिंदा है ना, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, और हमेशा साथ रहने का मतलब ये है कि मैं वो सब करूं जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। और आनंद के रहते
भीमराव की पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती है। चलिए। शाबाश भीमराव। चल भीम, घर चले। भीम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ भीम, हम सभी को तुमसे बहुत हिम्मत मिलती है। भीम, तुम्हें देखकर हमारे बिरादरी के और भी बच्चे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाएंगे, क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आने वाले पीढ़ी के पढ़ने के लिए और उनके सम्मान की जिंदगी जीने के लिए एक रास्ता बना रहे हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भीम, इस आग को कभी मत बुझने देना। हम सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं। तेरे दोस्त सही कह रहे थे और हम तो बचपन से इसी आशा में जी रहे हैं, क्योंकि तेरा जन्म ही हुआ है हमारा उद्धार करने के लिए। अरे क्या कर रहा है, लग जाएगा ना। अरे वो देखो, भीम भैया आ गए। पढ़ लिख के आ गए साहब, देख रहे हैं। आज तुम लोग खेल रहे हो यहाँ पर, स्कूल नहीं गए? अरे स्कूल में इसने एक लड़के को मार दिया, वो बड़ी जाति का था और फिर उसने गुरुजी से शिकायत कर दी। गुरुजी ने फिर हम सबको डांट के स्कूल से भगा दिया, लेकिन उसने मुझे पहले मारा था और मेरे बाल भी खींचे। ठीक है, कल सब लोग स्कूल जाना। और फिर से भगा दिए तो? नहीं भगाएंगे, मैं उपाय बताऊंगा तुमको। जाओ अब खेलो। कौन सा उपाय बताओगे भीमराव? अरे इनको बोलो पहले कुछ काम धंधा सीख ले, इसी में इनकी भलाई है। और अपने जैसा क्यों बना रहे इन बच्चों को? अरे तुम्हारा बूढ़ा बाप दिन रात काम करता है और तुम पढ़ते हो। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई ना, और पढ़ लिख के तुम कौन सा विलायत चले जाओगे? हैं? देखो भीमराव, अपनी जात और अपनी औकात ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपनी जाति की औकात बदलने के लिए भीम विलायत भी जाएगा और दुनिया में जितनी भी पढ़ाई है वो सब करेगा। बाबा, और अब रही बात बाप बूढ़ा होने की, तो इसका बाप अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। और बच्चे कभी बाप के कंधे के बोझ नहीं होते, बल्कि हौसला होता है। आप क्या कह रहे थे? भीम की शादी हो गई तो क्या हुआ? आप इसे ऐसा समझिए कि तुलसा और मंजुला ब्याह होकर अपने अपने ससुराल चली गई, तो भीम और आनंद की पत्नियां दोनों यहां आ गई। मुझे बेटी की कमी खलने नहीं थी। क्या क्या बोलते रहते हो तुम दोनों बाप बेटे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे माफ करो राम जी, माफ करो माफ करो। चल बेटा। भीम, हाँ? ये क्या है? बाबा, वो आज कॉलेज में। समझ गया, चल, लेकिन अपना ध्यान पढ़ाई से मत हटा देना। भीम, नाश्ता पानी करके आ जाना, तुझसे एक चिट्ठी लिखवानी है। हाँ काका। रमा चिंता मत करो, जब भीम बाबू आए तो उनसे जो पूछना है पूछ लेना। रमा भाई, लो आ गए तुम्हारे पढ़ाकू पति। लो आ गए। अब खुद ही पूछ लो इनसे।
क्या हुआ? क्या पूछना है? अब बेटे और बहू के बीच में मत बोलिए। इतने सालों में कभी मैंने कुछ सवाल नहीं किया आपसे, लेकिन आजकल की लड़कियां हमारे जैसी थोड़ी होती है। ससुराल में आए 4 दिन नहीं हुए कि 100 सवाल शुरू। नई नई इस घर में आई है तो 100 सवाल तो पूछेगी ना जीजा भाई। भाभी, क्या पूछना था रमाबाई को? अभी छोटी है, बहुत सी बातें उसे समझ में नहीं आती है। कहाँ है वो? रसोई में ही है। मुझे पता है आप मेरे पीछे खड़े हैं। मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे ही खड़ा रहूंगा, ताकि तुम्हें साहस मिले तुम जो चाहती हो वो करने का। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप किस लिए इतनी पढ़ाई करते हैं? सब लोग काम करते हैं तब आप पढ़ने जाते हो, और बाहर लोग कहते हैं कि आपको मिल में अच्छा काम मिल जाएगा, और ज्यादा पढ़ाई करने से आप सिर्फ अपनी उम्र खराब कर रहे हैं। हम उम्र खराब कर रहे हैं? हाँ। कैसे? बाहर तो लोग यही बात कर रहे थे, और ठीक ही तो कह रहे थे। छोटी जाति को पढ़ने लिखने से क्या मतलब? काम तो वही करना होता है ना। ज्यादा से ज्यादा मील की मजदूरी, या तो जूता चप्पल, नहीं तो साफ सफाई का काम। इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत? बड़े भैया के साथ आप भी काम करते तो बाबा पे बोझ नहीं पड़ता। रमा, तुम्हें पता है हमारे बिरादरी के लोग सिर्फ जूते सिलना, मजदूरी करना या फिर साफ सफाई के काम ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। इसका पढ़ने से क्या वास्ता? हम जहाँ पैदा हुए हैं उनका जो काम है वही तो काम करेंगे। हमारी जब जात ही नहीं बदल सकती तो काम कैसे बदलेगा? रमा, यही तो चाल है हमें पढ़ने नहीं देने की, ताकि हमारा काम ना बदल सके। हम लोग बस यही मानते रहे कि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं वहाँ जो काम किया जाता है हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए। तो क्या आप पढ़ लेंगे तो बैरिस्टर बन जाओगे और लोग आपसे कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़वाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इंसान जब चाह ले तो वो कुछ भी बन सकता है, और बैरिस्टर तो सिर्फ पढ़ने लिखने से बना जाता है। तो आप बैरिस्टर बनोगे? रमा, मैं सिर्फ बैरिस्टर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं वो बनना चाहता हूँ जिसे लोग सुने, समझे और सुन समझकर खुद को बदले, खुद को भी और इस समाज को भी। आपकी मंजुला दीदी कह रही थी कि आप बड़े होकर किताब लिखेंगे, और उस किताब में नए कायदे और कानून भी होंगे। उस किताब में एक बात जरूर लिखिएगा। कौन सी बात? यही कि पति को अपने पत्नी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उसे समझ में ही ना आए। आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। भीमराव, भीमराव जल्दी आओ। भीमराव। क्या हुआ? क्या हुआ? हमें इस चौल की तलाशी लेनी है। क्यों? हमें शक है कि यहाँ पर कुछ पेशेवर चोर रहते हैं। क्या? लेकिन ये आपको किसने कहा? हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ छोटी जात के लोग रहते हैं। हाँ, रहते हैं। तो पूरी दुनिया जानती है कि छोटी जात के लोग जब उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत होती है तो वो यही सब काम करते हैं। चोरी, लूटपाट।
अगर आप इस आधार पर चाल की तलाशी लेना चाहते हैं कि यहाँ पर छोटी जाति के और गरीब लोग रहते हैं और वो चोर होते हैं, तो मैं आपको चाल में घुसने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम हमें रोकोगे? पुलिस और कानून के रास्ते में आओगे तुम? अगर आपका कानून ये कहता है कि छोटी जाति के और गरीब लोग चोर लुटेरे होते हैं, तो आप अपना कानून बदल दीजिए, अपने विचार बदल लीजिए, फिर आइए यहाँ पर, फिर हम खुद आपकी मदद करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई चोर निकला तो हम खुद उसे आपके पास सौंप देंगे। लेकिन अगर आप इस आधार पर हमें चोर लुटेरे बताएंगे कि हम गरीब और छोटी जात के हैं, तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर हम रोकेंगे। बहुत हो गया इनका। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। रुको। नहीं, मैं इन्हें जेल नहीं जाने दूंगी। रमाबाई, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? पत्नी हूँ आपकी। अगर आपको ये जेल ले जाएंगे तो उन्हें मुझे भी जेल ले जाना होगा। देखिए दरोगा जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ सब लोग सबके बारे में जानते हैं। यकीन मानिए, यहाँ चोर भी कोई नहीं है। निकलेगा चोर, देख लेना। हवलदार, इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करो और ले चलो थाने। फिर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आपको लगता है तो आप किसी को भी लेके चले जाएंगे? हाँ, अगर इन दोनों को आप जेल ले गए तो हमें भी ले जाइए। बांधिए रस्सी दरोगा जी। मुझे भी लेके चलिए दरोगा साहब, मैं भी चलूंगी। हम आओ चलेंगे दरोगा साहब। आइए, करिए गिरफ्तार। हमें भी ले चलिए, हम भी चलेंगे साथ। ऐसे कैसे ले जाएंगे आप हमारे भीम को? हम सबको भी साथ ले चलिए, ले चलिए मुझे। हम भी साथ लेंगे। ले चलिए। हमारे भीम को बोलो। हमारे जल्दी साथ में। दरोगा जी, इस चाल में ना हम सब जने बिहारी, गुजराती, मराठी सब जने साथ में रहते हैं, और भी जाने कौन कौन से जात का लोग रहते हैं। लेकिन एकरा मतलब ये नहीं है कि हम लोग अलग हैं। और यही बात भीमराव भी हम लोग को सिखाए हैं कि जात चाहे कौन हो, लेकिन हम सब जने एक हैं। करिए गिरफ्तार। आइए। अभी तो हमें कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं तुम सबको पकड़कर थाने ले जाऊं। लेकिन जिस दिन मुझे कोई सुराग मिला ना कि इस चौल में कोई चोर है, उस दिन उस चोर के साथ साथ तुम दोनों पति पत्नी को भी पकड़कर थाने ले जाऊंगा। चलो। दरोगा जी, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मेरा विवाह हुआ है इनके साथ। मेरे पति का साथ मैं हमेशा देती रहूंगी, सुख में भी और दुख में भी। जीवन के हर उतार चढ़ाव में जैसे तुम मेरे साथ खड़ी रहती थी, वैसे ही भीमराव के साथ रमाबाई को खड़े हुए देखकर आज यकीन हो गया कि भीम की जीवन संगिनी के रूप में रमाबाई का चुनाव बिल्कुल सही है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। ख्वाब नहीं है दरोगा जी, अब हमारे जीवन का संकल्प ही यही है कि एक दिन समाज में न्याय की सत्ता हो, जिसके आगे राजा और रंग दोनों बराबर हो। चलो। भीमराव की जय! 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 कबीरा लोहा एक है,
गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे देखा आप लोगों ने, ये है एकता का परिणाम। आज अगर मैं अकेला होता तो दरोगा मेरे साथ मनमानी कर सकता था, या फिर आप में से कोई अकेला होता तब भी वो मनमानी कर सकता था, क्योंकि हमारी जाति को देखकर उसका मनमानी करने का आत्मविश्वास तो बढ़ ही जाता है। लेकिन आज हम सब साथ में थे, इसलिए दरोगा की मनमानी नहीं चल पाई। यही एकता हमारी जाति की ताकत है और ताकत रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमा भाई, तुम्हारा भी धन्यवाद। आज तुमने जो किया है ना, वो साहस का काम था। आज तुम अपने पति के साथ जैसे खड़ी रही, वैसे ही जीवन भर सत्य के साथ अड़िग खड़ी रहना। हाँ, ये तो है राम जी, कमाल की बहू लाए हो तुम। अरे भाऊ, कमाल की तो होगी ना, आखिर हरजाना भर के रमाबाई जैसी बहू लाए गए हैं। कौन करता है ऐसा कि पसंद की बहू लाने के लिए हरजाना भरे? अरे तो शौक से थोड़ी भरे थे हरजाना, कामिनी ने ऐसा किया था। क्यों राम जी?